मैं प्रोफेसर राजमुनि, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर हाजिर हूँ स्नातकोत्तर शोध एवं एमफिल के अन्य विद्यार्थियों के लिए। यह वीडियो जिस पर आधारित है उसका नाम है रत्न कुमार सामरिया की कहानियाँ। यानी रत्न कुमार सामरिया की कहानियों के संदर्भ में आज हम आपसे यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें सबसे अधिक जो ध्यान आकर्षित मैं कराना चाहूँगा, उनकी एक सबसे प्रसिद्ध कहानी है फुलवा। तो आइए हम आपसे बात करते हैं रत्न कुमार सामरिया की कहानियों में अभिव्यक्त सामाजिक विषमताओं का प्रतिरोध विषय पर। साहित्यकार अपने समाज से अलग रहकर जी ही नहीं सकता। जिस सामाजिक परिवेश में साहित्यकार का जन्म होता है, पलता है, बढ़ता है, उसकी अभिव्यक्ति उसके साहित्य में होना लाजमी है। सामाजिक विषमताओं की आग में जो रचनाकार जितना तपता है उतना ही वह ढलता है। यानी अनुभूत सत्य उसके साहित्य के रेशे रेशे में समा जाता है। पिछले लगभग 4-5 दशक के समकालीन विमर्श ने अनेक प्रकार की सामाजिक विसंगतियों को बेनकाब ही नहीं किया, बल्कि उनके प्रति विद्रोह का बिगुल भी बजाया है। बात करें हम प्रमुख उन साहित्यकारों की जो 21वीं सदी के बहुत चर्चित रचनाकार हैं, जिसमें है डॉक्टर सुशीला टाकभौरे, मोहनदास नेमिष-राय, माता प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मलखान सिंह आदि अनेक ऐसे रचनाकार हैं जो सामाजिक विद्रूपताओं से जूझते हुए समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते हैं। इसी कड़ी में एक चर्चित हस्ताक्षर हैं जिन्हें जन कथाकार के नाम से जाना जाता है। वे हैं रत्न कुमार सामरिया जी। वे अपने नाटक, लघुकथा, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि विधाओं के माध्यम से सामाजिक विषमताओं का प्रतिरोध करते हुए नजर आते हैं। अगर उनकी कहानियों की बात की जाए तो वे अपने सामाजिक परिवेश से पाठकों को रूबरू कराती हैं। इतना ही नहीं, सभी प्रकार की विसंगतियों से किस प्रकार लड़ा जाए यह संदेश भी देती हैं। उनकी कहानियाँ एक ओर जहाँ सवर्ण दलित वर्ग संघर्ष को दर्शाती हैं, वहीं दूसरी ओर धार्मिक अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव, लिंग भेद जैसी अनेक सामाजिक विसंगतियों का पर्दाफाश करती हुई नजर आती हैं। लेखक इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखता है कि इन विसंगतियों से कैसे मुकाबला किया जाए और किस प्रकार एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। जहां उनकी कहानियों में एक और मानवीय संवेदना कदम कदम पर दिखाई देती है, वहीं स्वाभाविक परिवेश के साथ पाठक के सामने बड़ी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत होती हैं। सामरिया जी की कहानियों के पात्र प्रतिकूल परिवेश में भी अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए निरंतर संघर्षरत दिखाई पड़ते हैं। आज़ादी के लगभग 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी धर्म और ईश्वर के नाम पर दलितों का, किसानों का, मजदूरों का, नारी का जो सामाजिक शोषण हो रहा था, यही वजह है कि आज़ाद भारत में आज भी 85% बहुजन आबादी को जाति, धर्म, ईश्वर एवं ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्ति नहीं मिल पाई है। सामरिया जी की लगभग 52 कहानियाँ हैं जो अपनी वास्तविक सांस्कृतिक विरासत के साथ मानवीय प्रेम के प्रति बराबर आग्रह बनाए रखने के लिए बेचैन दिखाई पड़ती हैं। कथाकार सामरिया जी की कालजयी कहानी है फुलवा। यह वह कहानी है जो हिंदी साहित्य की नामचीन पत्रिका हंस के मई 1997 के अंक में प्रकाशित हुई थी। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार फुलवा सामंती व्यवस्था से संघर्ष करते हुए पीढ़ियों का नवनिर्माण करती है। फुलवा का पति जमींदार की बैल द्वारा मार दिया जाता है, लेकिन फुलवा ने उन विषम हालातों में भी अपने बेटे राधा मोहन की शिक्षा को कभी रुकने नहीं दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह से समझ और देख चुकी है तथा भुगत भी चुकी है कि बिना शिक्षा के जीवन की कोई गति नहीं होती है। फुलवा का सपना उस वक्त साकार होता है जब उसका बेटा राधा मोहन कठिन संघर्ष के बाद
एसपी के राजपत्रित पद पर आसीन होता है और सब लोग शहर में जाकर बस जाते हैं, जहां पर सुख सुविधापूर्वक अपना जीवन जीते हैं। इतने बड़े पद और शहर में कोठी होने के बावजूद उनके अंदर किसी प्रकार का कोई अहंकार और घमंड नहीं होता है। गैर दलितों और दलितों की मानसिकता में ज़मीन आसमान का फर्क है। भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि दलितों ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक अत्याचारों को सहन करते हुए जीवन जिया है। इसके बाद भी दलितों ने मानवीय व्यवहार एवं सामान्य शिष्टाचार को कभी अपनी जिंदगी से अलग नहीं होने दिया। विपरीत इसके गैर दलित मरते दम तक नफरत और भेदभाव की मानसिकता से ग्रसित रहते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है जमींदार रामेश्वर। शहर पहुंचकर जब रामेश्वर की मुलाकात आयरन लेडी एवं एसपी राधा मोहन की मां फुलवा से होती है, तब फुलवा अपने आलीशान बंगले के बारे में विस्तार से बताते हुए कहती है, रामेश्वर जी, शाम को हम सब यहाँ बैठकर भोजन करते हैं। हमारे मेहमान भी यहीं भोजन करते हैं। आज रात तुम भी यहीं बैठकर भोजन करोगे। रामेश्वर को सुई सी चुभी। उसके यहाँ तो मेहमानों के लिए चटाई बिछती है। कुछ देर बाद रामेश्वर जब फुलवा के आलीशान बंगले को अच्छी तरह से देखता है और उसके द्वारा दी गई मेहमान नवाजी को देखकर अंदर ही अंदर भूसी की आग की तरह सुलगता रहता है। एक समय उसके द्वारा फुलवा के मटके पर थूक दिए जाने जैसे अमानवीय स्मरण उसे हो आता है। लेकिन दलित कभी बदला नहीं लेते, अच्छे बदलाव की नींव रखते हैं, भले ही उसे कोई पसंद करे या ना करे। जब रामेश्वर उसके घर में और अंदर प्रवेश करता है तो वह देखता है कि लड़की ने पढ़ाई छोड़कर रामेश्वर को नमस्कार किया और वह पुनः पढ़ने लग गई। दूसरे कमरे में फुलवा का पोता अध्ययनरत था। अपनी दादी के साथ आया देखकर रामेश्वर को उसने नमस्कार किया। फुलवा कहानी के माध्यम से लेखक स्पष्ट करता है कि सवर्ण अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी स्तर तक किसी के सामने गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, वह अपने सम्मान जो उन्हें कल्पित कर रखा है को भी गिरवी रख देते हैं। सवर्ण लोग अपने अहंकार की आग में सुलगते रहते हैं, जबकि शोषित पीड़ित लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी फलों से लदी डाली की तरह झुक जाते हैं। दलितों का सदियों से मानवीय गुणों के प्रति आग्रह रहा है। वे चाहते हैं कि एक ऐसा बेहतर समाज बन सके जिसमें सभी लोग चैन की सांस ले सकें। रामेश्वर को फुलवा का सर्व सुखदा संपन्न बंगला मन नहीं भाया, बल्कि पंडिताइन का बकरी और कुत्ते की बदबू से भरा बूचड़ खाना पसंद आया। यह कहानी अंत में पंडिताइन और रामेश्वर के संवाद के माध्यम से संदेश देती है कि यदि किसी को आगे बढ़ना है तो ब्राह्मणों से सीखें। वे अपना काम करवाने के लिए किसी भी धर्म से किसी भी प्रकार का समझौता कर लेते हैं। यही बात पंडिताइन प्रति रामेश्वर को समझाती है कि अब तो पद और पैसे का ज़माना है। सामरिया जी अपनी कहानियों में जातिगत वैमनस्य को बड़ी ईमानदारी के साथ स्वीकार करते हैं। उनकी कहानियों को विषय में अनेक आलोचकों ने अपनी अपनी राय इस प्रकार रखी है। डॉक्टर प्रमोद मीणा सामरिया जी की कहानियों के विषय में स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि सामरिया जी उन दलित लेखकों में से नहीं हैं जो सरलीकरण करते हुए दलितों की शोचनीय स्थिति के लिए मात्र सवर्णों को ही दोषी ठहरा और उनके विरुद्ध विष वपन करके दलित जातियों का दामन पाक साफ दिखा अपने लेखकी कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। उनकी कलम में आत्मावलोकन और आत्मालोचन का विवेक पाया जाता है। चमरवा और बिपर सूदर एक कीने में सामरिया जी इसी कटु सच्चाई को व्यंजित करते हैं कि कई बार नीची माने जाने वाली जाति के लोगों में भी स्वयं को ऊंची जाति का दिखाने की संस्कृति घर कर जाए तो वे भी ऊंची जाति वालों से ही ज़्यादा जातिवादी हो जाते हैं। भारत में जातिगत भेदभाव की नींव मनवादी व्यवस्था की ही देन है। इस व्यवस्था की असली जड़ है धर्म
और ईश्वर। धर्म के नाम पर आज भी जातिगत भेदभाव का धंधा खूब फल फूल रहा है। जातिगत व्यवस्था एक ऐसा कैंसर है जो दलित और गैर दलित ही नहीं बल्कि दलित दलित को भी टुकड़े टुकड़े कर रही है। स्त्री के प्रति स्त्री में भी नफरत की आग इसी मनवादी व्यवस्था की देन है जो बराबर सुलगती रहती है। सामरिया जी की चमरवा कहानी दलितों के अंदर फैले जातिवाद की पोल खोल कर रख देती है। कहानी का मुख्य पात्र है दर्पण दास। वह जीवन भर अपनी चमार जाति के श्रम एवं सहयोग से खाता कमाता है, लेकिन अपने आप को अन्य चमारों एवं दलितों से श्रेष्ठ समझने लगता है, जैसे एक बामन अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता है। यह चमारों के घर लगभग सभी धार्मिक अनुष्ठान करवाता है। इसी वजह से उसे लोग बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन वह अपने ही भाइयों से अछूतों जैसा व्यवहार करता है। उसके यहाँ भोजन तक ही नहीं करता। वह अन्य बामनों की बात अपने लोगों के से आर्थिक लाभ बराबर लेता है, लेकिन उन्हें सदैव हेय दृष्टि से ही देखता है। उसके इन कुकर्मों का पता जब उसके लड़के करण को चलता है तो उसे समझाता है, लेकिन दर्पण दास अपनी आदत से मजबूर है, क्योंकि उसकी मानसिकता पूरी तरह से जातिवादी कीचड़ में धंस चुकी है। और अंत में करण अपने पिता दर्पण दास के इस व्यवहार की वजह से घर त्याग कर चला जाता है। इसी बीच दर्पण दास की पत्नी नोना का देहांत हो जाता है। तब दर्पण जैसा नकली बामन असली बामन के पास जाता है और उसका दाह संस्कार कराने के लिए उनसे निवेदन करता है, लेकिन कोई भी असली ब्राह्मण उसके दाह संस्कार में शामिल नहीं होता है। कोई भी ब्राह्मण जाति का व्यक्ति उसकी पत्नी को छूना तो दूर देखने भी नहीं आता। इस समय वह रेगिस्तान के प्यासे पक्षी की भांति ऊपर और नीचे देखता है, जिसे सहायता रूपी 2 घूंट पानी मिले, लेकिन वह तड़पता रहता है। इसके बाद भी उसे धर्मशास्त्र ही याद आते हैं। नोना, तुझे गंगा मैया में बहाकर आना मंजूर, तेरी अर्थी चमार नहीं छुएंगे। जब जीते जी छोटी जात नहीं छुआई, तेरी मृतदेह को छूत क्यों, उसमें जात्याभिमान पगा है। नोना, ब्राह्मणी है न तू, ब्राह्मणों के हाथों स्वर्ग जाएगी। सामरिया ने हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और कर्मकांडों के क्रियाकलापों को बड़ी ईमानदारी के साथ बेनकाब किया है। इन्हीं धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर गैर दलित लोग दलितों को आदमी तो क्या जानवर की तरह संवेदनशील भी नहीं मानते। इनसे अच्छा तो जानवर है जो कम से कम विश्वास करने योग्य होता है। भारत शायद दुनिया का ऐसा देश होगा जहाँ पर जीते जागते व्यक्ति को छोड़कर निर्जीव पत्थरों को मान सम्मान दिया जाता है और सोने चांदी धन संपत्ति से उनको ढक दिया जाता है। लेखक इस व्यवस्था पर प्रश्न करता हुआ कहता है कि यदि ऐसा नहीं है तो दलितों की बस्ती, दलितों के पंडघट, दलितों के खेत, दलितों के शमशान अलग क्यों होते हैं? यदि किसी जाति, समुदाय या व्यक्ति को जीवन भर मानसिक गुलाम बनाना तो हो तो उसे शिक्षा से दूर रख दीजिए और धार्मिक अंधविश्वास और ईश्वर की अफीम चटाते रहिए। पेरियार ईवी रामास्वामी विश्व के ऐसे तर्कशास्त्री विद्वान रहे जो बराबर धर्म और ईश्वर के विषय में अपना स्पष्ट नज़रिया रखते हैं। मुक्ति और माणी दोनों ऐसी ही कहानियां हैं जो धार्मिक पाखंडों एवं अंधविश्वास से कैसे मुक्ति मिले इसका बराबर ध्यान रखती हैं। दोनों कहानियों में धार्मिक कर्मकांडों का खुलकर विरोध किया गया है। मुक्ति कहानी को यदि ध्यान से देखा जाए तो हम पाएंगे कि किस प्रकार धर्म के नाम पर मनवादी ब्राह्मण भोले वाले मेहनतकश दलितों को, शोषित पीड़ित लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। एक बार किसी धार्मिक अवसर पर गांव में रथ यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें एक पाखंडी महंत सवार था। उसी समय जब गांव में रथ यात्रा आगे बढ़ रही थी, आगे से एक सांड आ जाता है। सांड को देखकर महंत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके प्राण अधर में लटक जाते हैं। इस समय संकट की घड़ी में उसे याद आता है ताकतवर नानक राम मेहतर। वह महंत हमेशा की तरह बड़ी चतुराई के साथ कहता है, नानक राम, भगवान की सवारी पीछे नहीं जा सकती। अब तुम सांड को भगाओ, राह बनाओ, धर्म बचाओ। धर्म और भगवान के नशे में अंधा नानक राम अपने पहलवान बेटे चंदू के साथ सांड का सामना करता है।
इस समय वह मन ही मन सोच रहा है कि इस प्रकार के पवित्र धार्मिक सहयोग में यदि मेरा बेटा मर भी गया तो शहीद कहलाएगा, और यदि वह जीवित बच गया तो गांव का नायक बन जाएगा और गांव में भगवान की तरह पूजा जाएगा। सांड भगाने के संग्राम में बेटा चंदू बुरी तरह घायल हो जाता है। जब रथ मंदिर में पहुंच जाता है तो नानकराम मूर्ति उतारने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। तब पाखंडी महंत कहता, अरे नानक किया मेहतर है तू, झाड़ू लगाने वाले हाथ मूर्ति नहीं छूते। इस प्रकार की एक कहानी माड़ी। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने धर्म के नाम पर फैले संस्कार, संस्कृति और धार्मिक कर्मकांडों को जीवन और समाज के लिए दो कौड़ी का भी नहीं समझा है। इसी कड़ी में एक और चर्चित कहानी है बदन दबना। इस कहानी में भी लेखक ने छुआछात, जातिगत भेदभाव और सामाजिक एवं आर्थिक शोषण का खुलकर विरोध किया है। साहित्य और समाज का संबंध जन्मजात होता है। यह हम कह सकते हैं कि समाज से ही साहित्य का जन्म होता है। जैसा समाज होगा वैसा ही साहित्य का सृजन होगा। वास्तव में सफल एवं महत्वपूर्ण रचनाकार वही होता है जो दर्द भी खोजे और उसे ख़त्म करने की दवा भी, अर्थात जैसी बीमारी वैसा इलाज भी करना ज़रूरी हो जाता है। सांवरिया जी की भी ऐसे ही रचनाकार हैं जो समाज के शोषित, पीड़ित, मजदूर, स्त्री, दलित आदि की पीड़ा को सबके सामने उठाते ही नहीं बल्कि उसका स्वस्थ समाधान देने की पूरी कोशिश करते हैं। सांवरिया जी की कहानियाँ व्यक्ति एवं समाज के प्रत्येक पहलू से टकराती हुई विकास की नई नई संभावना को तलाश करती हुई नजर आती हैं। इनकी एक और प्रसिद्ध कहानी है बेपर सूदर एक कीने। यह कहानी संपूर्ण समाज की विसंगतियों को दरकिनार करते हुए समतामूलक समाज के निर्माण का रास्ता साफ करती है। ऐसा एक समाज जिसमें ऊंच नीच भेदभाव न हो, सभी लोग प्रेम पूर्वक मिलकर साथ साथ रह सकें। इसमें दलित और शोषित एवं गैर दलित सभी लोग चाहते हैं कि वे अपने गंदे संदे धंधे छोड़कर सम्मानजनक व्यवसाय करें। अतः हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सांवरिया जी की कहानियाँ इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि समय के साथ साथ समाज में शिक्षा के माध्यम से चेतना का विकास हो रहा है और लोग अपने पुराने व्यवसाय को छोड़कर नए नए व्यवसाय की ओर ध्यान दे रहे हैं। अतः सांवरिया जी की कहानियाँ स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की त्रिवेणी का तहे दिल से सम्मान करती हुई नजर आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।